अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो CUET 2022 के लिए, जिसके अंदर 3 सेक्शन रहने वाले, सेक्शन ए, बी एंड सी, तो उनकी तैयारी करवाने के लिए अनअकैडमी काफ़ी अच्छा ऑफर आप सबके लिए लेके आया है। अनअकैडमी ने मार्च से ही CUET की प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं जो कि लाइव क्लासेस लेते हैं। किसी बच्चे की लाइव क्लास मिस हो जाती है तो उनको रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज PDF प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो टीचर को अपनी डाउट का स्नैप सेंड करके टीचर से अपने डाउट सोल्व करवा सकता है, या फिर लाइव क्लास में ऐड करके टीचर से कॉल से कनेक्ट हो सकता है, या टीचर से वहाँ पे डाउट इमेज की फॉर्म में सेंड करके अपने डाउट सोल्व करवा सकता है। अपने आप को चेक करने के लिए कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो हर 3 दिन के अंदर वहाँ पे लाइव टेस्ट चलते हैं, उन टेस्ट में अपना पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को बूस्ट अप कर सकता है। प्लस में वीकेंड के अंदर मॉक टेस्ट चलता है, मॉक टेस्ट में भी अपनी नॉलेज को अप्लाई करके देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनको अनअकैडमी पे मिलेंगी और पूरा एक पैटर्न के अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स का जो कि 3 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी अगर ये जो ऑफर है वो 4 मंथ के कोर्स का हो गया है। 10,000 का इनिशियली इसका प्राइस था 3 मंथ का, बट अभी आपको 4 मंथ का कोर्स सिर्फ 4,000 में मिल जाएगा। बट ये जो ऑफर है ये लिमिटेड है, 8 अप्रैल तक ये ऑफर रहेगा और इसमें आप मेरा कोड पूजा 10 अगर यूज़ कर लोगे तो ये आपका ऑफर 70% हो जाएगा। 10% यहाँ पे आपको एडिशनली चीज़ें मिल जाएगी, मतलब 3600 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपके लिए UG साइंस का भी यहाँ पे सेपरेट कोर्स है, जिसका भी प्राइस सेम रहेगा 3600। मेरा कोड यूज़ करने के बाद आपको 70% ऑफ मिल जाएगा। एंड सेम फॉर द UG कॉमर्स स्टूडेंट्स एक सेपरेट कोर्स है। बट अगर किसी बच्चे को ये है कि उनको UG साइंस का विद CUET लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट मतलब सेक्शन A, B, C तीनों प्रिपेयर करना है फॉर मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, तो उनको कंप्लीट कोर्स 7200 में मिलेगा। एंड आफ्टर यूजिंग माई कोड कंप्लीट कोर्स आपको 4 मंथ का प्राइस सेक्शन A, B, C सारे सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 6500 पे करने पड़ेंगे। एंड सेम फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट सेक्शन A, B, C प्रिपेयर करने के लिए उनको 6500 देने पड़ेंगे। बट ध्यान रखिए ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। कुछ बच्चों को अगर ऐसे हो कि उनको अपने 12th के बोर्ड की तैयारी करनी है, कोई 11th क्लास का बच्चा है जो सोच रहा है कि 12th के बोर्ड या फिर CUET पार्ट A, B, C सबको तैयार कर लेता हूँ, या कोई 12th का बच्चा है जिसको ये है कि एग्जाम के साथ साथ ABC पार्ट की तैयारी कर ले, तो उनको यहाँ पे 62% का ऑफ मिल जाएगा, जिसका प्राइस ये रहेगा। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी आपको डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सो हे एवरीवन, आज का जो अपना लेक्चर है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होता है एंड इसके टाइप्स क्या हैं, और एक टोटिपोटेंट सेल किस तरह से बिहेव करता है और कितने और नए सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है। हमें पता है कि जो टोटिपोटेंसी टर्म है ये लैटिन भाषा के वर्ड टोटी टोटस से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है एंटायर। एंड जो पोटेंसी भी लैटिन भाषा का वर्ड, उसका मतलब होता है पावर। तो कंप्लीट प्लांट के पास पावर होना, कंप्लीट सेल के पास एक पावर होना नए सेल में ग्रो करने की, उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी सेल की सारी टोटल कैपेसिटी उसको उसके अंदर। तो जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल के पास टोटिपोटेंसी होती है, वो एक प्लांट का एक सेल कंप्लीट नए प्लांट के अंदर ग्रो कर सकता है। सो दैट्स वाई वी से दैट द inherent potency of a plant cell to give rise to a whole plant is known as its cellular totipotency, and this capacity is retained even after a cell has undergo फाइनल डिफरेंशिएशन इन द प्लांट बॉडी। मैंने अभी ये क्यों बोला फाइनल डिफरेंशिएशन, जैसे सबको पता होगा प्लांट एनाटॉमी में सब लोग पढ़ते हैं, 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, एक होता है परमानेंट सेल। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है सेल डिवाइड करना। एंड जो परमानेंट सेल होता है इसका काम क्या होता है, NENT, परमानेंट सेल जो होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कोई स्पेसिफिक फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करना। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ बस। ये तो जो सेल को डिवाइड करता है इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल, कि अभी ये किसी के अंदर डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, ये बस इसका काम है डिवाइड करने का। बट जो अपना परमानेंट सेल है इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया डिफरेंशिएशन करने का। तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएटेड सेल, जो कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो अभी हम एक प्लांट सेल को क्या कर रहे हैं, दोबारा से रीग्रो कर रहे हैं। मान लो ये अपना कोई लीफ है या कोई स्टेम है, इस लीफ का मैंने एक छोटा सा पोर्शन लेके लैब में मैं ले गई, छोटा सा टुकड़ा मैंने लीफ का लिया। यहाँ पे लीफ जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था उसका जो छोटा सा पोर्शन, जिसको हम बोल देते हैं एक्स प्लांट। एनी प्लांट पार्ट विच इज़ कट फ्रॉम ए कंप्लीट प्लांट इज़ नोन एज एक्स प्लांट। तो जो एक्स प्लांट मैंने यहाँ से लिया, इस एक्स प्लांट की फंक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो तो इससे चली गई। अब इसको दोबारा से ग्रो कर सकता है अगर इसको मिले सारी की सारी कंडीशंस, जैसे प्रॉपर लाइट, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें इसको मिले तो ये प्रॉपर ग्रो कर सकता है। बट ये प्रॉपर ग्रोथ तब करेगा जब ये सेल के पास 2 चीज़ें हों। कोई भी इन बातों पे फोकस नहीं करता कि द बेसिक नीड टू अंडरगो सेलुलर पोटेंसी इज़ दैट द सेल हैव एन इंटैक्ट मेम्ब्रेन सिस्टम एंड हैव ए वाइबल न्यूक्लियस। अगर इस सेल के पास न्यूक्लियस इसका डैमेज हो गया या फिर इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इसकी डैमेज हो गई,
तो सेल के पास कैपेसिटी नहीं बचेगी कि वो दोबारा फिर से डिवाइड कर सके। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है कि सेल के पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर इस सेल के पास ये दोनों चीज़ें होंगी और इसको हम प्रॉपर लाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एयर इसको हम प्रोवाइड करेंगे, देन ये जो ये सेल है अपना, ये कंप्लीट एक नए प्लांट में धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगा। पर सबसे पहले ये क्या करेगा, अपना नंबर इंक्रीज़ करेगा। तो नंबर इंक्रीज मतलब सेल को डिवाइड करना। तो मतलब फिर ये जो अपना सेल था, जो टोटीपोटेंट सेल है, ये टोटीपोटेंट सेल है अपना, जिसको हम एक्सप्लांट भी बोल रहे थे यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, बिहेव करेगा मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह, अपने सेल्स को इंक्रीज़ करेगा। तो जिस टाइम में मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, मेरिस्टेमेटिक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, उस टाइम इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल। कि ये वापस से जो डिफरेंशिएटेड सेल है मेरिस्टेमेटिक जैसा बिहेव करने लगे। और जब ये पूरा अच्छे से अपने सेल के नंबर को इंक्रीज़ कर लेंगे और कोई स्पेसिफिक फंक्शन को करना स्टार्ट कर देंगे, तो उस टाइम इसको बोल देते हैं री डिफरेंशिएटेड सेल। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछ ली जाती हैं। कैसे, यहाँ पे आपने लिखा मेरिस्टेमेटिक सेल, यहाँ पे मैंने लिख दिया परमानेंट सेल। मेरिस्टेमेटिक का काम है सेल को डिवाइड करना, इसका काम है एक फंक्शन प्रोवाइड करना। इनिशियली यहाँ पे कौन था मेरिस्टेमेटिक सेल, यहाँ पे थे अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये जब इन्होंने कोई फंक्शन किया तो ये कन्वर्ट हो गए परमानेंट सेल, जो कि हम बोल रहे थे डिफरेंशिएटेड सेल। बट ये वापस जब इनका हमने एक्सप्लांट लिया लैब में, इसको हम लेके आए, तो ये फिर से मेरिस्टेमेटिक की तरह बिहेव करने लगे, वो हो गए डी डिफरेंशिएटेड सेल। अरे डी डिफरेंशिएटेड सेल वापस से एक फंक्शन करने लगे तो उनको बोल देते हैं री डिफरेंशिएटेड सेल। तो यहाँ पे आपको ये पता रहना चाहिए कि अनडिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड का फंक्शन सेम है, डिफरेंशिएटेड एंड री डिफरेंशिएटेड एक जैसा यहाँ पे बिहेव करते हैं। तो ये तो था एक बेसिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका सबको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद अपना आ जाता है कि जो ये टोटीपोटेंट सेल है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। सो द टोटीपोटेंट सेल मे एक्सप्रेस देमसेल्फ इन डिफरेंट वे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस, कि किस तरह का इनके अंदर डिफरेंशिएशन होगा उस हिसाब से ये अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं। तो जैसे मैं आपको, अगर आपने लैब में काम किया हो तो इतना आपको पता हो, जैसे ऐसे आपके पास पेट्री प्लेट होती है, आपने जो एक्सप्लांट था उसको मीडिया बना के स्लाइड पेट्री प्लेट में जो हम रखते हैं, और उसके अंदर जब ये सेल हम रखेंगे, तो सेल अगर ऐसे कि लीफ का है या किसी स्टेम का है, रूट का है, तो वो क्या करता है, अपने बाहर कैलस ग्रो करता है। कैलस क्या, सॉलिड मास ऑफ द सेल या फिर काफ़ी बंच ऑफ सेल, तो उसको बोलते हैं कैलस की अपीयरेंस होना। और कैलस अपना कब अपीयर होता है, जब हम नोड को छोड़ के कोई भी एक्सप्लांट वहाँ पे यूज़ करते हैं। और कैलस की अपीयरेंस को बोला जाता है कैलोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, कैलोजेनेसिस। ठीक है। बट अपना जो टोटीपोटेंट सेल है, अगर ये डिफरेंशिएट करे, अगर ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करने शुरू करे, तो उस टाइम इसको बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। और जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एम्ब्रियोइड देखने को मिलेगा, जो कि एक एम्ब्रियोइड कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर सकता है। सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जब एक टोटीपोटेंट सेल डायरेक्टली एम्ब्रियोइड में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड जब एक टोटीपोटेंट सेल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करे, ऑर्गन्स क्या होते हैं प्लांट के अंदर, स्टेम, रूट, लीफ, ये सब, तो हम जनरली फोकस करते हैं इनिशियली शूट एंड रूट पे। तो अगर एक टोटीपोटेंट सेल शूट और रूट की फॉर्मेशन करता है तो उस टाइम इसको बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन कर रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस यहाँ पे कर रहा है। और अगर एक सेल वस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन करे तो उसको बोलते हैं हिस्टोजेनेसिस एंड साइटो डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर ये जाइलम एंड फ्लोएम की फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। तो हिस्टोजेनेसिस और साइटो डिफरेंशिएशन कहीं आए तो आपको सीधा टिक करना है जाइलम फ्लोएम पे। कैलस की फॉर्मेशन आए तो कैलोजेनेसिस पे, एम्ब्रियो की आए तो एम्ब्रियोजेनेसिस पे, एंड शूट रूट की आए तो ऑर्गेनोजेनेसिस। इसके भी सब टाइप हैं। अगर शूट ग्रो करेगी तो उसको बोलेंगे कोलोजेनेसिस, CAULO, कोलो। ये क्या था, कैलो। तो काफ़ी बार इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप सबको ये दोनों टर्म्स काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अगर ये स्टेम की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कोलोजेनेसिस हो गया,
अगर ये रूट की फॉर्मेशन यहाँ पे करें तो रूट की फॉर्मेशन को बोल देते हैं राइजोजेनेसिस। अपने एक साइंटिस्ट थे, स्कूग साइंटिस्ट, स्कूग ने बताया कि ऐसे शूट रूट सिंपली नहीं बनते, इसके अंदर प्लांट हार्मोन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, उनकी अमाउंट का, उनकी कंसंट्रेशन का। अब मैं जो कंसंट्रेशन है इसको आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि सबको सिंपली तो पता है बट ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंसेप्ट में ये काफ़ी बार कंफ्यूज करने के चक्कर में चीज़ें आ जाती हैं। एक बेसिक फंडा सबको पता होगा कि ऊपर जो हम लिखते हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे जो लिखते हैं हम उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, न्यूमरेटर की वैल्यू हाई है और डिनोमिनेटर की वैल्यू लो है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, न्यूमरेटर हाई मतलब मान लो मैंने 5 लिख दिया, डिनोमिनेटर लो मैंने 2 लिख दिया, तो ये जो वैल्यू है ये अपनी न्यूमरेटर से ओवरऑल ये वैल्यू अपनी क्या आई, 2 जा 4 2 5 जा दिस, तो ये मेरी वैल्यू ये आई, ओवरऑल ये वैल्यू कम आई। अगर मेरा न्यूमरेटर लो है, डिनोमिनेटर मेरा हाई है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जैसे 2/5, तो ये जो वैल्यू है अपनी, ये अपनी 0 से भी कम आती है। तो डिनोमिनेटर जब भी हाई होता है वो वैल्यू कभी भी आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, या फिर इस न्यूमरेटर से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। सो 0.4 अपना यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा, मतलब 1 से वैल्यू कम 1 से वैल्यू ज़्यादा। और न्यूमरेटर अपना हाई था तो यहाँ पे अपनी हाई वैल्यू आई, न्यूमरेटर अपना लो था तो यहाँ पे जो अपनी वैल्यू थी वो लो आई। तो न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा कि चीज़ें कैसी होने वाली हैं, और अगर आप डिनोमिनेटर की टर्म में चीज़ों को लो तो वो उस हिसाब से हो जाएंगे, मतलब बात एक ही रहने वाली है। तो यहाँ पे देखो अपना ये ऊपर क्या है, न्यूमरेटर है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर। अगर मैं ये बोलूँ कि ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो मेरा लो है, मतलब मेरा न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का मेरा लो आया, ये चीज़ मैंने अभी भी देखो यहाँ पे दिखाई कि ये मेरा लो कब आया, जब मेरा क्या था, न्यूमरेटर लो था, ये लो था, ये हाई था, जब मेरा ये लो आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने ये लो बोला, ये लो बोलने का मतलब ये हो गया कि ऑक्सिन यहाँ पे कम है और साइटोकाइनिन यहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से ओवरऑल ये लो आया, और जो कि क्या बना रहा है, शूट को बना रहा है, ये बना रहा है शूट। अगर मैंने इसको किसकी टर्म में लिखा, ऑक्सिन अपॉन में साइटोकाइनिन, अगर मैंने इसी को इसकी टर्म में लिखा साइटोकाइनिन अपॉन में ऑक्सिन इज इक्वल्स टू हाई, तो यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे हाई होने का मतलब देखो मैंने बताया था अगर अपना न्यूमरेटर हाई होगा तो रिजल्ट अपना हाई आएगा, हाई आएगा। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में कौन है, न्यूमरेटर में है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है, हाई, ऑक्सिन क्या है, लो, और अपना जो रिजल्ट है वो क्या है, हाई है, और इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है शूट। बात में कोई फ़र्क पड़ा, एक ही बात को बस 2 बार मॉडिफाई कर दिया, किस तरीके से, ऊपर वाले में देखो क्या बना है, साइटोकाइनिन हाई था, ऑक्सिन लो था, शूट बना। इसमें क्या है, साइटोकाइनिन हाई है, ऑक्सिन लो है, शूट बना। एक ही बात लिखी हुई है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो गया। एक में अगर हमने इसको ऑक्सिन अपॉन में साइटोकाइनिन का रेशो बोल दिया तो उसमें हमने बोल दिया लो, एक में हमने बोल दिया कि साइटोकाइनिन अपॉन में ऑक्सिन, तो उसका हो गया अपोजिट हाई। तो ये क्या है, शूट बना रहा है, और ये क्या है, सेम कंडीशन शूट बना रही है। बट अगर ऐसे हो जाए, यही सिचुएशन अपोजिट हो जाए, जैसे कि जो इसमें क्या था, ऑक्सिन अपॉन में साइटोकाइनिन जो यहाँ पे लो था वो ये ऑक्सिन अपॉन में साइटोकाइनिन हाई हो जाए। हाई होने का मतलब ऑक्सिन जब ज़्यादा है तब अपना रूट बन रहा है, साइटोकाइनिन जब कम है तब रूट बन रहा है। और अगर मैं इसको लिखूं साइटोकाइनिन लो है तब इधर लो है, मतलब साइटोकाइनिन कम होगा ऑक्सिन ज़्यादा होगा, तब ये अपना लो वाला रिजल्ट आया है। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हो, काफ़ी लोग समझ लेते हैं। समझने में हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने ये समझा कि जो रूट है वो ऑक्सिन की हाई अमाउंट मांगती है, और जो शूट है वो मांगता है साइटोकाइनिन की हाई अमाउंट। ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलावा फिर और ये इसकी क्या डिमांड है, इसकी सिंपली डिमांड आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि ऑक्सिन अपॉन में साइटोकाइनिन
इज इक्वल्स टू हाई इज इक्वल्स टू रूट। देखो ये ऊपर सेम चीज़ लिखी हुई है, ऑक्सिन अपॉन में साइटोकाइनिन हाई और ये रूट। तो एसी का बिल ज़्यादा आया तो हमारी जड़ें हिल जाती हैं, और इतना बिल आ गया। तो ये सिंपली काफ़ी अच्छा तरीका है याद करने का कि एसी का बिल ज़्यादा आया तो जड़ें हिल जाएंगी, और एसी का बिल कम आया, एसी लो शूट, एसी का बिल कम आया तो हम हवा में लहराएंगे, मज़े करेंगे, घूमे फिरेंगे, मतलब ऊपर उड़ेंगे। ऊपर क्या होता है, शूट होती है। तो ऐसे याद रखने से आपको ये काफ़ी अच्छे से याद रह जाएगा। और ये लो हाई का कंसेप्ट आप थोड़ा सा जो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कंसेप्ट लगा लोगे तो आपको वहाँ से भी ये चीज़ें क्लियर रह जाएंगी। कि जैसे आपने याद कर लिया कि एसी का बिल कम है तो बनेगी शूट, ये चीज़ आपको याद है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि साइटोकाइनिन अपॉन में ऑक्सिन रेशो हाई, तो बताओ क्या बनेगा। तो ये और ये बात एक ही है, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, दोनों का मतलब शूट ही बनेगा। तो वो आपको यहाँ से अंडरस्टैंड करना है, और मेरा पर्पस समझाने का आज की क्लास में यही था। तो जिस बच्चे को भी समझ नहीं आया है वो फिर से एक बार बैक करके दोबारा से देखें। और आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और अपनी कंटिन्यूस वे में प्रिपरेशन करनी है तो मेरा पेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें डेली लाइव क्लास चलती हैं, रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें रेगुलरिटी में करवाई जाती हैं फॉर द अपकमिंग बॉटनी एग्ज़ाम, गेट एक्सेल में बॉटनी की प्रिपरेशन में वो चीज़ें आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं। और एमएससी लेवल के बेसिकली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अपने लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो वो सारे वहाँ पे आपके क्लियर होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आगे आने वाले और भी अच्छे वीडियोस आप मिस ना करें। और किसी बच्चे को ये है कि उनको मेरी फ्री क्लासेस रेगुलरिटी में ज्वाइन करनी है, तो मैं अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस करवा रही हूँ फॉर द यूजी। बट वो मैं क्लास इस तरीके से करवा रही हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट के जो एंट्रेंस बच्चे देने जाएंगे उनको भी वो वीडियो लेक्चर काम आए। तो आप मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लास एंड यूट्यूब की फ्री क्लास इन सबको मिस ना करिएगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे बूस्टअप हो सके, और जहाँ पे भी मैं इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स करती हूँ वो सारी चीज़ें आपको भी पता चलती रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।